सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 403। इसमें होने वाली चीजें पिछले पार्ट से एक लेवल ऊपर जा रही होंगी और मुझे लगता है आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वैसे अभी के जो बीटीएच के ऑफिशियल एपिसोड चल रहे हैं उनमें बीटीएच वालों ने दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स को कुछ ज्यादा ही मजाक बना के रखा है। ऑनेस्टली जब मैं हायर रैंकिंग की बैटल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं जानबूझ के पावर और लेवल का डिफरेंस बनाता हूँ, जिससे ऐसा ना लगे कि हजारों सालों की कल्टीवेशन के बाद जब कोई हायर स्टेजेस में पहुंचे तो वो एक्चुअली बिल्कुल पिछले जैसा ही हो। स्पेशली इस फ्लेम एम्पर की स्टोरी में तो कुछ ज्यादा ही गंदा मामला है, बट ऐसा ओरिजिनल नोवेल के बारे में नहीं था। और मुझे लगता है ये ऑफिशियल एपिसोड्स को बनाने वाले भी फ्लेम एम्पर से ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इनिशियली जब टियानो जुनजे, फेंग जुनजे और थंडर वैली के लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी तभी वन स्टार दोजोन्स भी एकदम गॉड जैसे लगते हैं जो एक इशारे से किसी को भी मिटा दें। लेकिन अब तो जियान के बीच जो फोर्सेस भी खड़ी होती हैं उनमें भी दोजोन के पीछे के हालों एक जैसे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। और एक तरफ तो सारी स्टोरी को स्किप करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनसे कैरेक्टर्स भी डिजाइन नहीं हो रहे। हाँ खैर, भड़ास तो बहुत है। अगर आपको बीटीएच नोवेल की फुल स्टोरी जाननी है तो नोवेल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जिसके किसी भी एपिसोड से शुरुआत कर सकते हो। चलो हम करते हैं इस एपिसोड को शुरू। ये वो पल था जब जियान और डीवन किंग वाटर फायर केज के किनारे पहुंच चुके होते हैं। इनके कानों में कई वो की आवाजें जाती हैं। यहाँ की डिमोनिक एनर्जी इतनी डीप थी कि नजर जहाँ भी घुमाते हैं वहाँ इविल स्पिरिट्स का समुद्र दिखाई देता है। अगर जियान के पास ओरिफिल्म्स की प्रोटेक्शन पहले ही न होती तो दोनों के लिए यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होता। 10,000 डीमन किंग बॉय से घूर के बोलते हैं चलो। वो कहते हैं मैं लॉर्ड हेशा लॉलिंग की ऑरे को फील कर लिया है, ये इन्फॉर्मेशन सही है। जियान की नजर भी जाती है इस केज के किनारे पे। अभी उस पॉइंट पे एक बड़ा सा क्रैक बन रहा था जिनमें कुछ होली ऑरे की फ्लक्चुएशंस थी। सीन को देख के जियान की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। जो अपनी एम्बर सोल फ्लेम की एक वेव से उस जगह के आसपास के ब्लैक ऑरे को हटाता है, उसे वो फेंट होली ऑरा क्लियरली दिखाता। वहीं पे जब डीमन किंग ये सेंस करते हैं वो शॉक के साथ कहते हैं होली सी की पावर है। लेकिन वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन जियान नोट करके रिप्लाई करता है हाँ और एंजल का है, लेकिन जिस भड़के हुए एंजल से मेरा सामना हुआ था उसे कई गुना टेरिफाइंग। वो अपनी स्टोरिंग को टैप करके बाहर निकालता है प्योर व्हाइट एंजल विंग को। जियान से पकड़ के अच्छे से महसूस करता है। वो डीमन किंग की तरफ नोट करके इस जानकारी पे कंफर्मेशन का ठप्पा लगा देता है। हाउएवर इस मोमेंट में फील नहीं कर पाता कि उसके द्विकिसी में कैसे बदलाव हो रहे थे। अंदर जो फ्लेम बीस्ट होता है वो कुछ हलचल करता है, उसके द्विकिसी की फ्लेम पावर एक सफेद रंग की ग्लो को भी कंडेंस करने लगती है। ये एनर्जी इकट्ठा होकर एक अंडे ऐसी चीज को बनाती है जिसमें अगले पल ही क्रैक फैल गए थे। अंदर से निकलती एक छोटी सी हथेली जो उस एक्शेल को वापस अपने अंदर खींच लेती है। जब डीवन बुक की स्पीड ने ऐसे चेंजेस सेंस करे थे वो चूहा डर की वजह से कांपने लगता है। वो खुद से बोलता है ये तो मेरे रिकॉर्ड से भी परे है। टाइम आ चुका था जब हम सीन को वाटर फायर केज के अंदर लेके जाएं। सीरियस कंडीशन में हेशा लॉन्गलिंग और डीमन ऑफ लाइट एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। डीमन ऑफ लाइट कहती है ड्रैगन वुल्फ माफ करना, बट ये सुन के हेशा लॉन्गलिंग कमजोर स्माइल के साथ सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं आप मिस्ट्रेस हो, मेरी लाइफ का गोल आप और मास्टर को बचाना ही है। अगर आप दोनों न होते तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचता। भले उनकी सांसें भारी हो चुकी हो लेकिन आंखों में दृढ़ता अब भी थी। लेकिन तभी अचानक से वाटर फायर के ट्रेम्बल हुआ था। गूंजते कुछ बैंग की आवाज है, एक डेंस ब्लैक मिस्ट आसमान को चीर के बाहर निकलती है। इस सीन को देख के जान स्टंड हो चुका था। वो कहता है ऑरा ये तो उन्हीं का है। डीमन किंग के हावा बहुत सोलम हो जाते हैं। वो हल्की आवाज में कहते हैं सील टूट रही है। वो शावू शावू की आवाजों के साथ फैलने वाला काला धुआं पूरे एरिया को ढक लेता है। इस ह्यूज केज का हिलना बंद नहीं होता, जैसे किसी जायंट एनर्जी बॉल के जरिए एक्सप्लोड होने वाला हो। फिर केज में से एक भयानक हंसी की आवाज गूंजती है। वो हा 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 की आवाज कहती है आखिरकार हम व्हाइट किंग्स आजाद हो गए। प्योर डेमोनिक पावर से बनी हुई चेन्स जिन्होंने केज को बांध के रखा था कच्चा कच्चा की आवाज सब टूटना शुरू हो जाती हैं। आसमान में फटता है ईविल ऑरा। जियान और 10,000 डीमन किंग्स देखते हैं ऊपर की तरफ। इस पल केज के ऊपर दो फिगर खड़े हुए थे। इनमें से एक बंदे को साइन लिक्विड ने ढक रखा था, दूसरे को ब्राउन फ्लेम्स ने। एक ब्लैक फिगर होता है। दोनों की बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस कम से कम 8-7 शान के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी होती हैं, जो जियान की रीढ़ की हड्डी में चिल फैला देती हैं। वो साइन लिक्विड वाला बंदा जिसे हम बोलेंगे साइन वाटर किंग, फाइनली उसकी ट्विस्टेड नजरें उठती हैं। आंखों से रिलीज होता है खतरनाक किलिंग इंटेंट। सबसे पहले उसकी नजरें एक फिगर के ऊपर जाती हैं। वो अपनी जहरीली हंसी के साथ बोलता है हेशा लॉन्गलिंग हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया है। उसकी नजरें किसी पागल कुत्ते की तरह होती हैं जो हेशा लॉन्गलिंग के मांस और हड्डियों की तो बातें छोड़ो उनकी सोल को भी कैद करके टॉर्चर करना चाहता हो। हेशा लॉन्गलिंग अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं, फिर वो आ जाते हैं डीमन ऑफ लाइट के सामने। वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलते हैं व्हाइट किंग। चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें मौत का कोई डर न हो, लेकिन लाइट डीमन के चेहरे पे
गहरी चिंता दिखाई देती है। उन दोनों लेट से एक साथ मोटर से कैसा किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा था, वो उसे काफी दूर से ही महसूस कर पा रही थी। वो कहती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ईशा लोलेन गहरी सांस लेके बताती है, मिस्टर ये दोनों एलियन इविल रेस के व्हाइट लेवल के किंग्स हैं जो कंट्रोल करते हैं फायर और वाटर को। ये शुरुआत में रेड किंग और इविल ट्राइब की आर्मी के साथ हमारे डीवन वर्ल्ड के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन मास्टर ने इन सबको यहाँ पे सरप्राइज कर दिया। स्पेशली बोलने वाला मेरा पुराना दुश्मन है जिसे मैं पहले हरा चुका हूँ। ये सुन के वाटर इविल किंग धाड़ के बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पुरानी बातों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। ईशा लोलेन उसकी बॉडी से साइन इविल वाटर रिपल्स फैलती हैं। वो फायर इविल किंग जिसकी बॉडी को आग ने ढक रखा था, वो आसमान में चुपचाप खड़ा होता है। वो नीचे कोल्ड लेकिन गहरी निगाहों से देख रहा था। वो खुद से बोलते है, अजीब बात है, सोल पैलेस के लोग पहले ही रेड किंग के वर्जन का रास्ता बना रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इतना भयानक हो रहा, ये कहीं वो लाइट पावर तो नहीं है, ये मेरा इल्यूजन है। फिर जब ईशा लोलेन के शरीर के घाव को देखता है, वो हैरान होकर बोलते है, और ये ड्रैगन बोल्ट, इसकी इतनी बुरी हालत किसने की? एक लेट से एक स्टार इमोर्टल को ऐसे घायल कौन कर सकता है? अभी वो भी सेंस नहीं कर पा रहा था कि वॉइड में हल्की सी रोशनी छिपी हुई थी। ये वही संसार लेवल की पावर को रखने वाली एंजल होती है। हमें ये भी समझ में आता है कि रिनकार्नेशन लेवल के बींग्स बाकियों को चींटियों की तरह क्यों देखते हैं। उस एंजल के लिए इन दोनों व्हाइट किंग्स को भी धोखा देना इतना आसान था? लगता है उसे किसी बात की जल्दी बिल्कुल नहीं थी, ये सब इस खेल का मजा ले रही हो। वो चाहती थी कि पहले एक दूसरे से लड़के घायल हो जाएं, फिर वो सबको पकड़ लेगी। वहीं पे उस वाटर इविल किंग की आंखों में पागलपन दिखाई देता है। वो गुर्रा के बोलता है, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ब्लड कर्टन ऑफ द इविल वाटर। फिर इसमें गूंजती हैं क्रैश क्रैश की आवाजें। उसकी वो हैवी इविल वाटर वाली रिपल्स पूरे आसमान को बर्फ जैसा ठंडा और खून जैसा गर्म बना देती हैं। ये दोनों का एक अजीब सा मिक्स था। ईशा लोलेन लाइट डीमन से बोलते, मिस्टर स्पीच हटो, इनसे फाइट करने का बस एक ही रास्ता है कि मुझे अपनी लाइफ को बर्न करना होगा, वरना हम आज यहीं पे खत्म हो जाएंगे। बट लाइट डीमन के एक्सप्रेशंस होते हैं बिल्कुल कोल्ड। वो बिना अपने कदमों को पीछे लिए बोलती, तुमने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब मुझे करने दो। पीछे बड़े बड़े एंजल विंग्स फैलते हैं, हाथ में एंजल फेदर सोर्ड अपेयर होती है। तलवार जैसी प्रकट हुई थी इस जगह की इविल एनर्जी को सेंस करके, इसमें तुरंत ही हमिंग आवाजें बाहर निकलती हैं। फिर इन दोनों को देख के वाटर इविल किंग को कुछ और लगता है। दोनों गुर्रा के बोलता है, दोनों लवर्स अपनी बहस बंद करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अगर पहले मरना चाहती हो तो मैं इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। लाइट डीमन हाथ क्लेंच करके अपनी सोर्ड को ऊपर उठाती है। वो जानती थी कि अगर अपनी पीक कंडीशन में भी होती तभी दोनों उसे आसानी से हरा सकते थे, लेकिन ये भले उसका डेथ स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन बिना फायर के पीछे कदम लेने का सवाल नहीं उठता। हाउएवर इससे पहले दोनों अटैक कर पाते, एक जैसी 3 मैस्टिक आवाजें गूंजती हैं जो कहती हैं, द डीमन किंग गोल्डन इमोर्टल बॉडी इमोर्टल फ्लेम्स। ईशा लोलेन और लाइट डीमन के चारों तरफ अचानक से फ्लेम में एक हरे रंग का ऑरा फैलता है। कंडेंस होते 3 पावरफुल डिफेंसिव बैरियर्स। इनमें सबसे पहले होती है ड्रैगन एम्पर की स्पिरिचुअल शैडो, जो हजारों फुट बड़े जायंट बन के खड़े होते हैं। उस ग्रीन फ्लेम के ऑरे के पास आने वाली हर एक फोर्स ट्रेम्बल होकर वापस बाउंस बैक हो जाती है। वहीं पे दूसरी चकाचौंध करने वाली गोल्डन बॉडी थी जिसने इन दोनों को दूसरी दिशा से ढक लिया था। तीसरा होता है इमोर्टल फ्लेम से बना हुआ आर्मर जो फैल के बड़ी बड़ी शील्ड्स को बना लेता है। ईशा लोलेन की साइड का स्पेस रिपल हुआ था। 10,000 डीमन किंग अपीयर होकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं, दोनों लॉर्ड स्पीच हटो। तो डीमन किंग के चेहरे पे भी स्टन्ड एक्सप्रेशन था। लॉर्ड ईशा लोलेन की ऐसी गंदी हालत उन्होंने कभी नहीं देखी होती। आखिर वो क्या पावर होगी जो उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल पाई है। इसी मोमेंट में इविल वाटर कर्टन सीधा डीमन एम्पर की शैडो से टकरा जाता है। वो इतनी पहले बूम की आवाज, लेकिन अगले सेकंड कचाक के साउंड के साथ वो बड़ा सा शैडो अनगिनत फ्रैगमेंट्स में बदल के इस डीमन प्रिजन में चारों तरफ फैल जाता है। आगे जियान की गोल्डन इमोर्टल बॉडी आती है जो बैंग 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 की आवाज के साथ उस कर्टन से टकराती है, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। यानी समय का इस्तेमाल करके ईशा लोलेन और लाइट डीमन को अपनी फ्लेम की पावर से ढक के बोलता है, चलो यहाँ से। उसकी स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। ये जिस इंस्टेंट में दूसरी जगह पे अपीयर होते हैं वो पुरानी जगह एक वर्ल्ड बन जाती है। उस इविल वाटर कर्टन ने जमीन को कुचल के रख दिया था। उस हजारों मीटर चौड़ी बनने वाली दरार में एकदम इविल डेथली ऑरा निकल रहा था। अभी ईशा लोलेन और लाइट डीमन दोनों स्टंट थे। ये कहते हैं, जियान की आंखें फ्लेम से जल रही होती हैं। बोलता है, अब यादों को ताजा करने का समय नहीं है, सामने दो व्हाइट इविल किंग्स हैं और इन दोनों की स्ट्रेंथ बेस लेवल से काफी ऊपर है। वहीं पे जब वाटर इविल किंग देखता है कि उसका अटैक मिस हो गया है, फिर उसकी नजरें जियान के ऊपर जाती हैं। उस फ्लेम की फ्लक्चुएशन तुरंत सेंस कर लेता है। एक चिली स्माइल के साथ बोलता है, होली फ्लेम कंट्रोलर, अनएक्सपेक्टेड आजाद होने के बाद ही मेरे हाथ में ऐसा शिकार फंसेगा। वो दोनों हथेलियों को उठा के बोलता है, डाई टुगेदर। वर्ड हम की आवाज के साथ कांपने लगा था। आसमान में जगह जगह से पानी और मिट्टी से बने निकले फिगरीन्स बनते हैं। ये बेसिकली पपेट्स होते हैं। इसी तरह शूट हो जाते हैं जियान की तरफ। भले इन्हें ढकने वाला सॉफ्ट सा और वाटर इविल किंग जितना टेरिफाइंग ना हो, लेकिन इन्हें देख के जियान को ऐसा
लग रहा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। तेजी से उसकी हैंड्स चेंज होती हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में एक बदलाव हुआ था। ये अटैक जैसे ही जियान की 100 मीटर के दायरे में पहुंचे होते हैं, क्रैक क्रैक के संग का स्पेस फटता है। एक अनजान सी पावर इन सबको निगल लेती है। जब इसे वाटर इविल किंग सेंस करता है, उसकी आंखें कांप जाती हैं। वो सामने पॉइंट करके बोलता है तो तुम्हारे शरीर में कुछ है। धीरे धीरे जियान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। एक टेरिफाइंग फोर्स जागती है और उसका ऑरा वाटर इविल किंग से कई गुना डरावना था। सबसे अजीब बात यह होती कि व्हाइट किंग को ऐसा डर पहली बार महसूस हुआ था, जैसे वो किसी अनजान दुश्मन के सामने खड़ा हो। जो फिर से जियान की बॉडी को देखता है, वो फील करता है कि नहीं होली फ्लेम का ऑरा है, नहीं लाइट ऑरा, बल्कि फ्लक्चुएशन एंशिएंट एरा से आई थी। इतनी डोमिनेटिंग और रॉयल होती हैं, मानो कोई सुप्रीम किंग आसमान से उतर आया हो। भले ही देखने में उसका अटैक कैजुअल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इर्सा दोशांस को भी खत्म करने की पावर थी और उस एंटिटी ने बस एक अटैक से उसे मिटा दिया। कंफ्यूजन और भय बस इविल किंग के दिमाग में नहीं था, बल्कि जियान को छोड़ के सबकी ऐसी हालत थी। फिर अचानक से स्पेस में ग्रोड की आवाज सुनाई देती है। फटता एक भयानक सा ऑरा, हवा में एक जाइंट बबल कंडेंस हुआ था। वो क्रैशिंग आवाज से रिलीज होने वाली टेरिफाइंग रिपल्स चारों तरफ की इविल ऑरा को मीलों तक साफ कर देती है। इस मोमेंट में चाहे हेशा लोनलिंग हो या फिर 10,000 डीमन किंग, दोनों के खून उबलने लगे थे। न जाने कि उनकी सर झुकाने की इच्छा होती है। हेशा लोनलिंग कहते हैं ऑरा ये एक्चुअली हमारी ब्लड लाइन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। फिर इनके दिमाग में खतरनाक विचार आता है। ये फ्लक्चुएशंस डीमन एम्पर जैसी थी। ये मन ही मन में सोचते हैं आखिर जियान है कौन। इन सब की नजरें टिक जाती हैं जियान के पीछे के उस जायंट क्रीचर के ऊपर, जो उस रहस्यमय लाइट में लिपटा होता है। शायद शुरुआत में चौंक तो जियान भी गया था, लेकिन फिर वो एक स्माइल के साथ बोलता है छोटे साथी, तो आखिरकार तुम्हारा बाहर आने का मन हो ही गया। ऑफ कोर्स ये अपीयर होने वाली एंटिटी और कोई नहीं बल्कि उसका फ्लेम बीस्ट था, जो अब तक जियान के शरीर में खर्राटे ले रहा था। वो फ्लेम बीस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, फिर मुंह से हु की आवाज निकालते हुए अपनी बड़ी सी खोपड़ी को जियान के कपड़ों से रगड़ने लगता है, जैसे वो नाराज होकर उसे छोटा क्यों कहा गया। जब जियान उसे गौर से देखता है, वो कहता है तुम्हारी पावर, अब इस क्रीचर की स्ट्रेंथ हो या फिर उसकी अपीयरेंस, सबको भी बदल चुका था। वो जो पहले से एक शेर और किलिन का बच्चा लगता था, अब उसका शरीर दर्जनों मीटर लंबा हो चुका होता है। उसकी बॉडी के स्केल्स में से बस खतरनाक डिफेंसिव एबिलिटीज ही नहीं, बल्कि एक भयानक अटैकिंग पावर भी छिपी होती है। उसकी आंखों में किसी शेर की तरह दबंग सुपीरियर ऑरा होता है। वही ये पूंछ किसी भेड़िए जैसी होती है, जिसके हर बार हिलने से स्पेस कांपता था। वही ये पैर होते हैं किसी बुल की तरह, जिसे टकरा के बड़े बड़े पहाड़ भी बिखर जाएं। ये पूरी तरीके से 4 टेरिफाइंग क्रीचर्स का मिक्सचर होता है। एक अजूबा फ्लेम बीस्ट और ऑरा, वेल इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती लेट से एक्स्ट्रा देव मॉडल की, उस वाटर इविल किंग के लेवल की। वाटर इविल किंग जिसकी आंखों से डर साफ दिख रहा था, उन्हीं को इशारा करके बोलता है चीज ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए। स्पेस चढ़ होता है, वो कंडेंस करता है अपनी लेट से एक्स्ट्रा दोशान की फुल फोर्स को, जिसे वो सीधा जियान और फ्लेम बीस्ट के ऊपर छोड़ देता है। ये देखे जियान का चेहरा रेस से भर जाता है। वो दौड़ के बोलता है नहीं, ये अभी अभी निकला है, इसे चोट लग सकती है। वो दौड़ के सीधा फ्लेम बीस्ट के सामने आके खड़ा हो गया था, किसी ज्वालामुखी की तरह उसकी डीमन ब्लड लाइन फटती है। जब पीछे खड़ा फ्लेम बीस्ट जियान के ऐसे एक्शंस को देखता है, उसकी आंखों में हल्की सी जेंटल लाइट दिखाई दी थी। फिर उसकी वो आव वाली धाड़ की आवाज के साथ वो अपनी खुरी यानी कि पैर को उठाता है। जब ये दोबारा से स्पेस में प्रेस हुआ था, जमीन बूम की आवाज के साथ फट जाती है। एक्टिवेट होता है इस दुनिया का अर्थ एलिमेंट। बस कुछ ही मिली सेकेंडों में जियान के सामने हजारों फुट चौड़ा कलरफुल एनर्जी बैरियर बन जाता है। इसके अंदर का अर्थ एलिमेंट इतना टेरिफाइंग होता है कि जिसे सेंस करके हेशा लोनलिंग भी कांप उठे थे। वो सोचते हैं अगर मैं अपनी पीक कंडीशन पे भी इस पे हमला करता हूँ, मैं तब भी इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये वाटर इविल किंग का फुल फोर्स अटैक हवा में सोनिक बूम्स बनाते हुए सीधा कोलाइड हो जाता है उस शील्ड से। लोगों के लिए अफसोस की बात थी कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा होता नहीं है। वो वाटर बेस्ड अटैक जैसे ही शील्ड के कांटेक्ट में आया था, ये बैरियर उस पानी को रुई की तरह सोख लेता है। उसकी सारी पावर अब्सॉर्ब हो जाती है। ये उस वाटर इविल किंग के लिए होता है एक जबड़ा खुल मोमेंट। और अपने डब्बे जैसे मुंह से बोलते है असंभव। वो फ्लेम बेस्ड हो की आवाज के साथ रोर करके फाइनली जियान के बगल में खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसकी उन आंखों से झलकता है एक एंडलेस रेज। इस अनंत क्रोध के सामने आसमान में रंग बदलने लगता है। क्रैकल क्रैकल के साउंड से बिजली आतंक मचाती हैं। यहाँ तक कि फायर डीमन किंग जिसने अब तक रिएक्ट नहीं किया था, उसके एक्सप्रेशंस हार्ड हो जाते हैं। आफ्टर ऑल फ्लेम भी इसका बेम मिसाइल किलिंग इंटेंट इतना इंटेंस हो चुका था कि सीधा फिजिकल फॉर्म लेने लगा होता है। कुछ सेकंड्स का तो फायर इविल किंग अपीयर होता है वाटर इविल किंग के साइड में। वो इसे ऊपर वर्ल्ड में ले जाते हुए बोलता है ये लड़का, मुझे लगता है इसका डीमन वर्ल्ड से गहरा कनेक्शन है। फिर वो फायर इविल किंग अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में चला जाता है। पहले जब वो रेड किंग के साथ डीमन वर्ल्ड में हमला करने के लिए आए थे, तो उस समय जब इनकी डीमन एम्पर से फाइट हुई, वो उस टेरिफाइंग ऑरे को कभी भूल नहीं सकते हैं। फिर उसे जब वो फ्लेम बीस्ट का वॉरेंट ऑरा फील हुआ, तो फायर डीमन किंग हेजिटेट करने लगा था। इसकी ऑरे का सोर्स वही है जो डीमन एम्पर का था, लेकिन डीमन एम्पर तो सील है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वो
वही हो, लेकिन तब भी डीमन एम्पर का डर उसके दिल को भारी कर देता है। वो आज भी उसकी यादों में जिंदा है। व्हाट इविल किंग, जिसकी आंखें डिस्गस्ट और गुस्से से भरी होती हैं, वो बोलता है ब्रदर, लेकिन इस क्रीचर की बॉडी की पावर मुझे बहुत अजीब भी लग रही है। वो इसे सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। फायर डीमन किंग धीरे सांस छोड़ के बोलता है चलो हमला करके देखते हैं। अगर सिचुएशन तब भी कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई देती है तो हम अपने कदमों को पीछे खींच लेंगे। उसके चारों तरफ ब्राउन फ्लेम्स फैलने लगती हैं, लेकिन ये फ्लेम भी सिमटी हुई थी, जैसे फ्लेम भी इसकी डेजलिंग पावर से डर चुकी हो। वहीं पे जब इसकी बात वाटर इविल किंग सुनता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इन दोनों के पास 8/2 लेट स्टेज की स्ट्रेंथ है, क्योंकि साथ में मिलकर जियान और फ्लेम भी इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर पीछे हटने का क्यों बोला जा रहा है? फिर वो फायर इविल किंग अच्छे से जानता था कि ये क्या सोच रहा है। उसकी कोल्ड आवाज गूंजती है कि ज्यादा मत सोचो, हमारे पास इसे खत्म करने के अलावा और भी बड़े काम है। वो जैसे अपने हाथ को वेव करता है, पूरा आसमान फिर से उस इविल ऑरे से ढक गया था। वाटर इविल किंग भी ठंडी सांस लेके बोलता है ठीक है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। अगले पर उसके शरीर से क्रैशिंग आवाजों के साथ कई पानी की पावरफुल रिपल्स फैलने लगती हैं, लेकिन इस बार नीला वाटरी ऑरा एक ब्लैक इविल पावर से घिरा हुआ था। इसकी एनर्जी कंडेंस होकर एक मैजिक सोर्ड के फॉर्म को लेती है, जो उसके सीने के सामने फ्लोट करने लगती है। पूरी तलवार में नीला लिक्विड लिपटा हुआ था, जिनमें के इविल पैटर्न्स ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे वो पानी के अंदर तैर रहे हो। डीमन सप्रेशन प्रिजन में जो भी इविल स्पिरिट्स फैली होती हैं, ये सोर्ड इन सबसे रेजोनेट करती है। इसे पकड़ के वाटर इविल किंग बोलता है चलो शुरू करते हैं। वो सोर्ड हवा में एक जुइंग की साउंड साथ बड़ा सा आर्क बनाती है, जो फ्लेम भी इसकी बैरियर की कमजोरी ढूंढ लेता है। अगले पल जैसे इविल सोर्ड स्लैश टकराती है उस बैरियर से, कई पच पच के साउंड के साथ उस बैरियर के ऊपर कई क्रैक्स नजर आने लगते हैं। लगता है जल्दी टूट जाएगा, लेकिन इसका फ्लेम भी इस गुर्रा के जवाब देता है। जैसे थर्ड क्रैक क्रैक की आवाज के साथ उसके पैर स्पेस में प्रेस होते हैं, जमीन रंबल रंबल की आवाज के साथ फटती है, बहुत सारी चट्टानें बाहर निकलती हैं। वहीं पे जब जैन फ्लेम भी इसको वाटर इविल किंग से भिड़ते हुए देखता है, वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है क्या इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फ्लेम भी इस बाहरी दुनिया में पहली बार अपेयर हुआ था, इसलिए वो कोई अनजाने खतरों को नहीं जानता। अपने डीमन क्यूब को एक्टिवेट करने में जैन हेजिटेट नहीं करता। फ्लेम उसके शरीर में वापस जाती है, फैलता है एक हरे रंग का ऑरा। इस सीन को देख के हिशा लॉलिंग जैन से कहते हैं बच्चे, लगता है इस क्रीचर का तुमसे गहरा रिश्ता है। जैन पीछे मुड़ के कहता है सीनियर। हिशा लॉलिंग की आंखों में बार बार एक लाइट फ्लैश हो रही थी, जैसे वो कुछ चीजों को याद कर रहे हो, कुछ गहरे सीक्रेट्स। वो बताते हैं कि मुझे इसकी असली पहचान नहीं पता, लेकिन इसके शरीर की जो पावर है, मैं कह सकता हूँ कि रिनकार्नेशन लेवल को छू चुकी है। कुछ खास तरीकों को इस्तेमाल करके पूरी तरीके से उस रियल में एंटर हो जाएगा। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये वही क्रीचर है जिसे मास्टर बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यानी फटाक से पूछते सिचुएशन के बारे में। हिशा लॉलिंग कंटिन्यू करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो टियानशोंग टायरेंट और व्हाइट बोन डीमन किंग बहुत पावरफुल है। लगता है इस बैटल के लिए वो कई सालों से तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि अब डीमन वर्ल्ड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसे संभालने की एबिलिटी बस मास्टर के पास है, और हमें उनकी सील को ब्रेक करने में हेल्प करनी होगी। जैन धीमी आवाज में पूछता है सीनियर, आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में कोई इविल स्कीम नहीं है, और अगर मैं ना भी कर देता हूँ तो ये काम कौन करेगा? हिशा लॉलिंग सोलम टोन में रिप्लाई करते हैं, मुझे मास्टर की नजरों के ऊपर पूरा भरोसा है। भले दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन आसमान में फाइट भी शुरू हो चुकी होती है। फ्लेम बीस ने बहुत सारी चट्टानों का इस्तेमाल करके सीधा वाटर इविल किंग की तरफ शूट कर दिया था। दोनों पार्टीज का अटैक बूम बूम के साउंड के साथ टकराते हैं, फैलती हैं भयानक शॉक वेव्स। हाउएवर इसी मोमेंट में वाटर इविल किंग की इंस्टिंक्ट सीखने लगती हैं। ये अचानक से हुआ था। वो पता है कि उसके और फ्लेम बीस के बीच में चलने वाली फाइट, जो कि बराबरी में लग रही होती है, अचानक से फ्लेम बीस की आंखें तेजी से ग्लो होती हैं। एक दुनिया को तबाह कर देने वाली एनाइलेशन पावर से बनी हुई बीम, जिसमें रिनकार्नेशन लेवल की फ्लक्चुएशन छिपी होती हैं, वो फ्लेम बीस की आंखों से निकलती हैं। वो वाटर इविल किंग दहशत के साथ चीख के बोलता है रिनकार्नेशन, ये कैसे पॉसिबल है? वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को पीछे खींचता है। उसका शरीर कांपता था बिना हेजिटेशन के। वो धुआं बदल के साइड में भागता है। उसे अच्छे से बताता कि 8/2 इमोर्टल लेट से एक ही स्टैंड के साथ भी रिनकार्नेशन के पावर हाउसेस के सामने वो चींटी जैसा है। वो फ्लेम बीस धाड़ के बोलता है भागकर कहाँ जाओगे? ऑफ कोर्स वो रो रही करता है, लेकिन इस आवाज में ऐसी फीलिंग आती है। वो एनर्जी लाइट बीम टेढ़ी होकर वाटर इविल किंग के पीछे पड़ जाती है। ये जहाँ से निकल रही थी स्पेस हट जाया करता था। डेस्परेशन की वजह से वाटर इविल किंग चिल्ला के बोलता है ब्रदर। फायर डीमन किंग उस लाइट बीम को देखता है, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो तब भी से रिला के बोलता है हमें चलना चाहिए। इस क्रीचर की स्ट्रेंथ शायद इनकारनेशन लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रिकवर नहीं हो पाया। वरना अगर अटैक स्टेबल होता वो इतना ही सोच पाया था, लेकिन तभी उसका ध्यान एक और जगह खींचती है। ये कुछ और ऐसी फ्लक्चुएशंस थी जो उसकी धड़कनों को धीमा कर देती हैं। इस मोमेंट में जियान, जिसके हाथ में एंग्री बुद्ध इनकारनेशन कंडेंस हो चुका था, वो अपनी मैस्टिक टोन में बोलता यहीं पे रहो, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ फ्लेम बीस की रिइंकार्नेशन लेवल की लाइट बीम, दूसरी तरफ जियान का 5 रंगों वाला फायर लोटस उन व्हाइट किंग्स के ऊपर सिकंजा कर चुका था।
लेकिन तभी फायर इविल किंग की ब्राउन फ्लेम भड़कती हैं, गूंजती हैं शावू 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 की साउंड्स। चारों तरफ इविल डिमोनिक एनर्जी छा जाती है। वो किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही पल में अपनी स्टैंड को एस्ट्राडो मॉडल परफेक्शन तक ले जाता है। वो जियान से तीखी आवाज में कहता है, लड़के तुझसे निपटने का हमें बाद में समय मिलेगा, अभी हमें ये खेल नहीं खेलना। वो दोनों हाथों को पास में लाके बोलता है, ब्रेक इट। उसको और भी उफान मारता है। ये पूरा डीमन सप्रेशन प्रिजन हिलने लगता है। तभी वो डिमोनिक एनर्जी ब्राउन फ्लेम्स, जियान का 5 रंगों का फायर लोटस और वो इनकार्नेशन फायर बीम एक बूम बूम की आवाज के साथ एक दूसरे टकराते हैं। जमीन और आसमान उखड़ जाता है। इस फेज में जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनके परखच्चे उड़ गए थे। जगह जगह पे अनगिनत दरारें फैलती हैं। सबको ऐसा लगता है कि इनकी खोपड़ी में मौत डांस कर रही है। लेकिन इसके बीच में दोनों वाइट किंग्स की आवाज गूंजती है, जो कहते हैं जब अगली बार मिलेंगे तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर वो धीरे धीरे अपनी लोकेशन से फेड हो गए थे। पीछे रह जाते हैं जियान और बाकी के लोग, जो अपने अपने सामने पावरफुल शील्ड्स को तैयार कर लेते हैं। नॉइस का लेवल वो हो चुका था कि कान में बस वेंगोमोम की आवाज सुनाई देती है। साथ में बजती हैं घंटियां। पूरा आसमान एंडलेस ब्लेजिंग फ्लेम और एंडलेस इविल एनर्जी से भरा होता है, जिसने डीमन सप्रेशन प्रिजन को कपा के रख दिया था। हाउएवर हर एक मिली सेकेंड के साथ इस प्रिजन की पूरी इविल पावर गायब हो रही थी। इस जगह से काफी दूर एक शांति से भरी चट्टान के ऊपर एक फिगर खुद से बोलती है, अजीब बात है, इस डीमन सप्रेशन प्रिजन के ज्यादातर इविल क्रीचर्स कहाँ पे गए, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। इस फिगर का परसेप्शन इतना अच्छा होता है कि वो इविल स्पिरिट्स को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता था। आखिरकार जन्म से उसका लाइट एटीट्यूड को और उसे इविल पावर के खिलाफ एक इनेट एडवांटेज देता है। इस सफेद रंग की फिगर को उससे बोलती है, छोड़ो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों व्हाइट किंग्स अपनी सीट से बच निकलेंगे, ये मेरी गलती रही, लेकिन इन्हें ऐसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। शाओ क्लैन का डिसेंडेंट, बीस्ट किंग का रिइंकार्नेशन, डीमन ऑफ लाइट, हेशा लोवलिंग, ये सब एक साथ, ये सच में बड़ी मछलियां हैं। उसकी हंसने की आवाज गूंजती है, साथ में पीछे फैलते हैं उसके सफेद बड़े बड़े पंख। इन विंग्स में एक डिवाइन ऑरा निकल रहा था। धीरे धीरे इनका आकार इस तरीके से बढ़ता है कि पूरी जगह कोई केज की तरह ढकने लगते हैं। वही फिगर आगे बढ़ती है जियान की तरफ। इसने एक चांदी जैसे आर्मर को पहन रखा था और बॉडी स्ट्रक्चर काफी लुभावना होता है। वही पैरों में होते हैं सफेद रंग के बूट्स जो होली ऑरे से भरे होते हैं। अगर मैं उसकी पूरी तारीफ करने निकलता हूँ तो पूरा एपिसोड इसी में निकल जाएगा। बस उसकी आंखों से ऐसा डिस्डेन दिखाई देता है जैसे वो इस इंसानी दुनिया को बहुत नीचा समझती हो। जब एक्सप्लोजन्स की वो रिपल शांत होने लगती है, जियान का चेहरा डार्क हो गया था। वो धीमी आवाज में कहता है, डैम इट। वो दोनों व्हाइट किंग्स भाग निकले। हेशा रोलिंग से लाके कहते हैं, हाँ लेकिन शायद यही बेहतर है। फिर दोनों व्हाइट किंग्स के जाने के बाद भी उनकी बाहें सिक्योरिटी हुई थी, वहां एक बड़े खतरे का इंतजार कर रहे हो। जियान कहते हैं, मुझे लगता है व्हाइट किंग्स इस बैटल फील्ड की और भी गहराइयों में चले गए हैं। हेशा रोलिंग गहरी सांस लेके बोलते हैं, और वहां पे एक रेड किंग। उन शब्दों को बोलते उनकी आंखों में डर दिखाई दिया था। जियान भी आके नैरो करके बोलता है, रेड किंग। हेशा रोलिंग हम ही बढ़ते हैं। वो बताते हैं, रेड किंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस में सबसे मजबूत माने जाते हैं। इन्हें टॉप 10 की एग्जिस्टेंस कहा जा सकता है। इनमें से किसी की स्टैंड भी रिइंकार्नेशन लेवल से नीचे नहीं होती है। अगर पूरे डीमन वर्ल्ड को देख लो तो हमारे रियम के सेंटर के ओल्ड मॉन्स्टर्स को छोड़ के सिर्फ मास्टर ही जो उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन अभी वो सील में है। और रेड किंग अगर सच में आजाद हो गया तो उसके गुस्से में पूरा डीमन वर्ल्ड जलेगा। जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। वो पूछता है, क्या रेड किंग सच में इतना पावरफुल है? हेशा लोलिंग कहते हैं, हाँ बहुत। एक रेड किंग आज की तारीख में डीमन वर्ल्ड को अकेले ही तबाह कर सकता है। इन्हें इविल रेस में सबसे टॉप एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान हाथ क्लेंच करके बोलता है, तो चलो हम डीमन एम्पर को सील से आजाद करने के लिए चलते हैं। उसकी नजरें जाती हैं फ्लेम बीस्ट के ऊपर। अब इस क्रिएचर का रूप कुछ अलग ही हो गया था। ये चुपचाप उसके पास खड़ा होता है और एनर्जी फ्लक्चुएशन इसकी काफी कमजोर थी। साफ था कि पिछली बैटल में उसने बहुत सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया था। जियान की बात को सुन के लाइट डीमन धीरे धीरे सिर को हिलाती है। वो आसमान की वॉइड को देख के बोलती, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। उन्हें हेशा लोलिंग ही फॉलो करते हैं। चेहरे पे एक हेल्पलेसनेस आती है। वो जान से पूछते हैं, जानते हो मैंने डीमन रियल में तुम्हें आने से रोका क्यों नहीं था? क्योंकि मैं उस समय मिस्ट्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें उसके बाद लगातार एक पागल का पीछा झेलना पड़ा। उनके होठों से बाहर आने वाले शब्द खत्म ही हो पाए थे। इतने आसमान में जगह जहाँ पे रोशनी चमकने लगती है जैसे सुबह की किरणें फैल रही हो, एकदम सॉफ्ट और प्योर। बस बात ऐसी थी कि लाइट रेस पूरे एरिया को कैद कर रही होती है। और जियान की टोली इस केज के अंदर आ चुकी थी। आईब्रोज नेट करके बोलते हैं, एंजल। अभी जियान के सवाल का जवाब अपने आप ही मिल गया होता है। फ्लेम बीस्ट भी अचानक से सतर्क हो गया था। उसकी नजरें टिक जाती हैं स्लाइड केज के ऊपर जहाँ की ब्यूटीफुल सी फिगरीन अपीयर हो रही होती है। फ्लेम बीस्ट एक तेज से धाड़ मारता है। वहीं पे 10,000 डीमन किंग कांपती आवाज में कहते हैं, इस बार शायद हम इतनी आसानी से बचने नहीं वाले। इस स्लाइड केज के अंदर की पावर को सेंस करके वो हिल गए थे। तभी वो
घंटी ऐसी मैस्टिक आवाज गूंजती है जैसे कई मंत्र गए जा रहे हो। इसी साथ प्रिजन में बचे कुछ इविल और भी मिट गए थे। वो मैस्टिक वॉइस बोलती है, मैं एक एंजल हूँ, मैं वही हूँ जो इस दुनिया में जस्टिस बना के रखती हूँ, और तुम पांचों मेरी एंजल लिस्ट में आ चुके हो, इसलिए सरेंडर कर दो। जियान का चेहरा पीला पड़ता है, वो धाड़ के बोलता है, कम बख्त एंजल। उसे ही फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। अगर वो अपने डेविल्स की का भी इस्तेमाल कर ले वो तब भी इस एंजल को हिला नहीं सकता है, क्योंकि इस एंजल के पास है 4 पंख, और 4 पंखों का मतलब होता है कि एंजल इनकारनेशन लेवल की पावर हाउस है। होली सिम इस लेवल की गिने चुने लोग हैं। बेसिकली अगर हायरार्की की बात करें तो सबसे बेस यानी कि फाउंडेशन लेवल की एंजल्स होती हैं विंगलेस एंजल्स, जिनके पास कोई पंख नहीं होते। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वन विंग्ड एंजल, फिर 2 पंखों वाली एंजल। इनकी साइड एस्ट्रा दोशान की परफेक्शन से नीचे होती है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फेमस होती है। फिर 3 विंग्ड एंजल जो इनकारनेशन को छू चुके होते हैं लेकिन कैलेमिटी को पार नहीं कर पाए। होली से इन्हें खजानों की तरह छुपा के रखता है। फिर लास्ट में आती है 4 विंग्ड एंजल। पूरी होली से में इनकी संख्या गिनी चुनी है। ये वो इनकारनेशन के लेवल के पावर हाउसेस हैं जिन्हें सच में मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहा जाता है। जहाँ तक बात रही 5 या 10 वाले एंजल्स की, ये बस लेजेंड्स के हिस्सा है जिन्हें एंजल ऑफ किंगडम में देखा जा सकता है। जिनका ब्लड बॉयल होने लगा था, खतरे को सेंस करके उसकी ग्लैंड लाइंस अपने आप ही चमकने लगती है, मानो वैसे एंजल को जवाब देना चाहती हो। लेकिन दोनों की कल्टीवेशन में इतना बड़ा गैप था कि इन फ्लक्चुएशंस का एंजल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जन दाती में इसके बोलता है, डैम, हालात उम्मीद से भी बदतर हो गए। यहाँ पे एक बात तो क्लियर थी कि जियान के पास अब तक जो भी ट्रम्प कार्ड्स हैं जिन्हें वो मनचाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो इस बैटल में बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले। अगर उसके साथ कुछ अलग नहीं हुआ तो आज उसकी कवरेज में बन जाएगी। बट ऑफ कोर्स क्या ऐसा होगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, हम जिसमें सबसे पहले देख रहे होंगे एंजल की कॉन्स्पिरेसी। सिचुएशन काफी ज्यादा क्योटिक होने वाली है। एपिसोड का लास्ट पार्ट फोकस करेगा डीवरफेड केव हेवन के ऊपर, जिसे एम्परस लैंड कहा जाता है। उसमें असली ड्रामा होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। अपने सवाल या फिर सुझाव को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलो आज सबको फिर से मौका देते हैं। वीडियो को लाइक टारगेट है 7000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होता है तो मैं अगले पार्ट को तुरंत ही रिलीज कर दूंगा, इससे आप सब उसे देख पाओगे। बाकी पूरा मामला आपके हाथ में है। वैसे जिन्हें लाइक टारगेट की परवाह नहीं करनी, वो हर हालत में नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हैं, तो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को अपलोड करते हैं, जिसे सारी प्रीमियम कम्युनिटी एंजॉय करती है। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो डेफिनेटली अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस आपके हाथ में होगी। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।